नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिजलाल जनरल डीएवी स्कूल जाखल से। आज हम कर रहे हैं 11वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड में कविता गजल, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। सामान्य जनजीवन की पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाले कवियों में श्री दुष्यंत कुमार अग्रणी हैं। उनका जन्म सन 1933 ईस्वी में बिजनौर जिले के राजापुर नवादा नामक गांव में हुआ। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। आकाशवाणी तथा भाषा विभाग से लेकर आदिम जाति विभाग तक उन्होंने कार्य किया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे भाषा विभाग भोपाल में सह निर्देशक के पद पर कार्य कर रहे थे। उनका सन 1975 ईस्वी में हृदय की गति रुक जाने से देहांत हो गया। बच्चों, ये कविता है गजल। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, चिराग दीपक मैसर उपलब्ध। कवि यहाँ पर राजनीतिक अव्यवस्था के बारे में वर्णन करता हुआ कहता है कि देश की आज़ादी को प्राप्त करने के बाद तय हुआ था कि प्रत्येक घर को रोशनी देने के लिए सुख सुविधाएं रूपी चिराग निश्चित रूप से प्रदान किए जाएंगे, परंतु आज तो स्थिति यह बन गई है कि घर तो क्या पूरे शहर को रोशनी देने के लिए एक भी चिराग उपलब्ध नहीं है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि घरों को विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आश्वासन दिए गए थे, परंतु वे तो केवल आश्वासन ही सिद्ध हुए हैं। यहाँ दरकथों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कवि दुष्यंत जी वर्णन कर रहे हैं कि वृक्षों को इसलिए लगाया गया था कि धूप ना लगे, परंतु आज उन्हीं वृक्षों की छाया में धूप लगने लगी है। कवि चाहता है कि अब यहाँ से सदा के लिए चले जाना ही बेहतर है। अर्थात कवि ने यहाँ राजनीतिक अव्यवस्था के विषय में कटाक्ष किया है कि जनता को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं देने के लिए उपलब्ध करवाई गई थी, परंतु वही सुविधाएं आज जनता के दुख का कारण बन गई है। जब अपने ही वृक्ष छाया देने की अपेक्षा धूप में ताप का अनुभव करवाने लगे तो वहां से चले जाना ही बेहतर है। अर्थात राजनीति क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा रखना व्यर्थ है। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कवि दुष्यंत कहते हैं कि लोगों को यदि उपयुक्त सुविधाएं नहीं मिलती तो वे विरोध किए बिना अभावों में जीना सीख लेते हैं। यदि इन्हें पेट ढकने के लिए कमीज उपलब्ध नहीं हो पाती तो ये भोले लोग अपने पाँव से ही अपने पेट को ढक लेते हैं। वास्तव में अव्यवस्था की इस यात्रा के लिए तो ऐसे ही लोग उपयुक्त हैं। अर्थात अव्यवस्था का साम्राज्य तभी चल सकता है जब कोई उसके विरुद्ध आवाज न उठाए। यदि लोग राजनीतिक क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार और बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तब तक उन्हें अभावों में ही जीना पड़ेगा। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नजारा तो है नजर के लिए। यहाँ पर कवि ने कहा है कि आज चारों ओर प्रतिकूल परिस्थितियां दिखाई देती हैं, जिनसे मानव में निराशा व्याप्त हो रही है। दया, क्षमा, त्याग, परोपकार जैसे गुणों से संपन्न तो केवल खुदा है, जिसमें कोई दोष नहीं है। वह धरती पर उतर नहीं सकता, परंतु हम ये सपना तो देख ही सकते हैं कि उसके द्वारा बनाए गए मानव में भी एक दिन ये गुण सम्माहित हो जाएंगे। निराश मानव के लिए तो एक आशा की किरण ही काफी होती है। दया, क्षमा, त्याग, परोपकार आदि गुणों से विभूषित मनुष्य की परिकल्पना अपने आप में एक ऐसा सुखद एहसास है जो जीवन जीने के लिए आशा प्रदान करता है। वे मुतमीन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज के असर के लिए। मुतमीन मैंने आश्वस्त, बेकरार, आतुर। कवि को लगता है कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में फैली बुराइयों, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि के लिए रह रहकर जनता अब इसकी आदी हो गई है। उन्हें विश्वास हो चला है कि ये समस्याएं अब समाप्त नहीं होंगी। जिस प्रकार पत्थर को पिघलाना संभव नहीं है, उसी प्रकार अब परिस्थितियों को बदलना भी संभव नहीं है। कवि कहता है कि बदलती परिस्थितियों को देखने के लिए वह बेचैन है, परंतु आवाज में असर हो यह तब परिस्थितियां बदल सकती हैं। अर्थात कहने का भाव है कि समस्याओं के समाधान के लिए विद्रोह भरे स्वर की आवश्यकता है। तेरा निजाम सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। निजाम शासक, एहतियात सावधानी, बहर मनी गजल का कोई शेर या छंद।
दुष्यंत जी कहते हैं कि राजनीतिक सामाजिक अव्यवस्था के लिए जनता की ओर से आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं कि हे शासक, तेरा राज्य है, तू चाहे तो शायर की आवाज को सिल सकता है, अर्थात शासक की इच्छा के विरुद्ध स्वर को दबाया जा सकता है। जैसे गजल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, वैसे शासक भी अपने राज्य को कायम रखने के लिए आवाज को दबाने की सावधानी रखने का तरीका अपनाएगा। शासक की पूरी कोशिश रहेगी कि अकेले व्यक्ति की आवाज को दबा लिया जाए तो विद्रोह का स्वर ना उठे और उसका जो शासन है वह चलता रहे। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तरह, मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि कहता है कि हम जब तक जिए अपने ही घर, अपने ही देश रूपी बगीचे में गुलमोहर रूपी बुजुर्गों और वृक्षों की छाया में ही जीवन बिताएं। जीवन की राह में आने वाली समस्याओं से घबरा कर कभी ना भागे। यदि हम मरे तो दूसरों की सहायता करते हुए परोपकार की राह पर अपना जीवन त्यागें। हम दूसरों के अधिकार रूपी गुलमोहर की रक्षा के लिए ही प्राण त्यागें। तो बच्चों, ये थी कविता। अब है इससे संबंधित प्रश्न अभ्यास के। पहला है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? निश्चित रूप से गुलमोहर ग्रीष्म ऋतु में फूलदार एक वृक्ष है, पर कवि ने इसके द्वारा सांकेतिक अर्थ को प्रकट किया है। यह घना छायादार पेड़ अपने घर, नगर और देश का प्रतीक है, जो हमारे जीवन का आधार है। यह प्रायों के सुखों और जीवन का प्रतीक है। हम अपना जीवन जीते हुए दूसरों के जीवन को सुखमय बनाएं, ऐसा कवि कहना चाहता है। पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन के रूप में आया और दूसरे में एक वचन में। अर्थ एक एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? कवि ने पहले शेर में चिरागो शब्द का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है, जो हर घर को सरकार की ओर से दिए जाने वाली सुख सुविधाओं का था, मतलब उसका द्योतर था। दूसरी बार कवि ने चिराग शब्द का एक वचन में प्रयोग किया है, जो जनता को सुख आराम प्रदान करने वाले केंद्रीय सत्ता का बोध कराता है। सरकार का कार्य है कि वह जनता को सुख सुविधाएं प्रदान कराने की व्यवस्था करे, पर सरकार ही ऐसा नहीं करती। गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों से है? कवि ने इस शेर में उन लोगों की तरफ संकेत किया है जो किसी भी स्थिति में सहज रूप से स्वीकार कर लेने के लिए तैयार रहते हैं। अन्याय होने पर भी वे विरोध का स्वर ऊंचा नहीं करते, बल्कि उस अन्याय को अपना भाग्य मान लेते हैं। आशय स्पष्ट करें बेटा, ये आपने अपने आप करना है। बच्चों, आपको इस कविता का जो अर्थ है वो समझ आ गया होगा। आपने इस कविता को ध्यान से पढ़ना है और जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें लिखने हैं। धन्यवाद।